नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के आदेश पर लखनऊ से चली साइकिल संदेश यात्रा आज फिरोजाबाद पहुंची, जहां शिकोहाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी चौराहे पर साइकिल संदेश यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा दिल्ली जाकर समाप्त होगी। पार्टी कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू ने कहा कि यात्रा 16 सितंबर से लखनऊ से चली है और दिल्ली जाकर रुकेगी। यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की सोई हुई योगी सरकार को जगाना है, क्योंकि प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार होना एक आम बात हो गई है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। गूंगी बहरी सरकार युवाओं का रोजगार छीन रही है। लॉकडाउन के चलते व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका है और सरकार ने कोई पहल नहीं की है। ये साइकिल रैली लखनऊ से चलकर दिल्ली तक जाएगी और ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल जी से कार्यकर्ता लोगों ने अनुरोध किया कि 8-10 महीने से कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया पार्टी का, और कोरोना काल में भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और सरकार, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि उनका हित हो। और व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया, रोजगार मिल नहीं रहा। ऐसे में इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये साइकिल यात्रा को निकाला जा रहा है और ये लखनऊ से चली है। 16 तारीख को शुरुआत हुई है इसकी, आज 20 तारीख को शिकोहाबाद पहुंची। और मैं समझता हूँ हम लोग आज कटफोरी से चले और ये यात्रा इटावा से चली। इतना लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस भीषण गर्मी में नौजवान साथी नारे लगाते हुए साइकिल यात्रा का जगह जगह स्वागत करते हुए यहाँ तक आए। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि इस संदेश यात्रा के बाद सभी राजनीतिक दलों को प्रेरणा मिलेगी कि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना NH 28 हाईवे पर थाना रौनाही के सोआवल चौराहे के पास की है। सुबह करीब 5 बजे टेम्पो और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि ऑटो में कुल 13 लोग सवार थे। ऑटो चालक रास्ता भटक गया था। सभी लोग गलत दिशा से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे का शिकार हुए लोग ऑटो से सरयू के ढेम्बा घाट पर मछली पकड़ने जा रहे थे। मृतक और घायल थाना पूरा कलंदर के बदरसा के रहने वाले हैं। इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से घायलों के बारे में जानकारी ली है। साथ ही अधिकारियों से मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। कृषि से जुड़े 2 विधेयकों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी हंगामा होने लगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री तोमर के जवाब से नाराज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद बिल में पहुंच गए। उन्होंने माइक तोड़ा और कागज फाड़ दिए। साथ ही उपसभापति से विधेयक छीनने की कोशिश भी की। विधेयकों पर बहस के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके जवाबों से नाराज टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन बिल में पहुंच गए और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण को हाउस रूल बुक दिखाई। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य भी बिल में पहुंच गए। वहीं कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राज्यसभा का समय न बढ़ाया जाए, मंत्री का जवाब कल हो,
क्योंकि अधिकतर सदस्यों का यही मानना है, लेकिन सरकार चाहती है कि ये विधेयक आज ही पास हो जाएं। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को तोड़ दिया, बेल के पास पहुंचकर उपसभापति से विधेयक छीनने की कोशिश भी की। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि संबंधित 3 विधेयक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पेश किए। कृषि मंत्री ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि 2 विधेयक ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। किसान देश में कहीं भी अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेंगे। मैं किसानों को आश्वासन देता हूं कि ये विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि MSP जारी है और आगे भी जारी रहेगी। For consideration of the bills and the amendment. आज हमारे 2 विधेयक पास हुए हैं राज्यसभा में जो किसान से सीधा संबंध रखते हैं। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। हम सब जानते हैं कि किसान को अपना उत्पाद मंडी में ही बेचना पड़ता था और कोई उसके पास साधन नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि 1955 का बना हुआ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके तहत भी व्यक्ति को डीरेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि उसका उत्पाद सही दाम पर मिल सके और वह अपना उत्पाद बेच सके, उसके लिए डीरेगुलेट किया गया। लेकिन यहाँ जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आज़ादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को जकड़ा गया था उससे उसको आज़ाद कराया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ेगा, किसानों को ये मौका मिलेगा, यही मुझे कहना है। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है और यह जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 5 बेटियों के एक पिता ने शनिवार शाम को कथित रूप से ये जानने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी का पेट काट दिया कि वह इस बार लड़के को जन्म देगी या लड़की को। पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि यह घटना सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र के नेकपुर इलाके की है। पन्नालाल नाम के व्यक्ति ने एक धारदार हथियार से अपनी 35 वर्षीय पत्नी अनीता का पेट काट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की पेट फाड़ के उसका बच्चा देखा गया। 5 बार लड़कियां उनके पास, किसने कभी भी इंसाफ नहीं मिला। आए दिन यही कलेश होता है। किसने किया ये सब? पन्नालाल ने
मेरे बहनों ही ने। कहाँ के रहने वाले हैं? नैपुर गली नंबर 3। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत मैंने कई बार पहले भी की है, लेकिन आए दिन यही होता है, उसे छोड़ दिया जाता है, मुझे बंद कर लिया जाता है। और मेरे पास कई FIR के कागज रखे हुए अब भी। मेरी आराम से, थोड़ा आराम से। जिंदगी नरक बना के रखी है मैंने। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पन्ना लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अपराध को अंजाम देने का कारण क्या था। महिला को गंभीर स्थिति में बरेली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया कि पन्ना लाल बेटा चाहता था और उसने ये पता लगाने के लिए अपनी पत्नी का पेट काट दिया कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। पुलिस ने कहा कि ये बताया जा रहा है कि ये महिला 6-7 महीने की गर्भवती भी है। अब हमें क्या पता, 8 दिन हुए थे जब झगड़ा हुआ था, जब उनकी गर्दन पे क्या नाम है ब्लेड वगैरह मार दिए थे, तो उनने वो पट्टी वट्टी बंधवा के उनके निशान बने हुए। अभी आज क्या हुआ? आज क्या, वो लड़कियां आई थी मेरे पास कि मम्मी का पेट फाड़ दिया, मम्मी चलो घर पे। इनके पति ने फाड़ दिया? पति फाड़ फूड़ के बैठे हुए थे, हमारे सामने बाजे हैं ऐसी ऐसे, और ऐसी वहीं भी पड़ा होगा। इनके बच्चा भी होने को है? बच्चा होने को है, अगले महीने में डिलीवरी है। कई लड़कियां हैं इनके? 5 हैं। एक लड़की की शादी कर दी, छठा हुआ होने को। अच्छा। बच्चे तो और थे, खत्म हो गए। एक लड़का खत्म हो गया, 7 साल का लड़का खत्म हो गया। लड़का था, खत्म हो गया, 7 साल का था। हाँ, लड़की की वजह से ही तो कर रही थी। लड़की वो देख रहा था कि लड़का है लड़की है, पेट फाड़ के ये देख रहा था। कोतवाली सिविल लाइंस में एक महिला को उसके पति द्वारा ही हंसिया से मार कर घायल कर दिया है, जिस संबंध में अभियोग धारा 307 के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया है और उसके पति को गिरफ्तार कर दिया गया है। घटना के पीछे कुछ कारण का पता चल रहा है, किस वजह से हत्या की? अभी कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 और बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा आज सदस्यता की शपथ लेंगे। वहीं बात लोकसभा की करें तो कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत आज चर्चा होगी। साथ ही सदन में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल हैं। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 2 अहम विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। ये विधेयक किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद बाजार कानूनों यानी राज्य MPMC कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इसके प्रावधान राज्यों में APMC अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। विधेयक में भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। साथ ही किसानों से लेन देन करने वाला व्यक्ति अधिसूचित किसान उपज के लेन देन पर उसी दिन भुगतान करे या कुछ शर्तों के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करे।
करीब 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ी से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए नहर खोदने वाले बिहार के लौंगी भुइया की इच्छा को देश के जाने माने उद्योगपति और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आखिरकार पूरा कर दिया। पहाड़ियों से गांव के खेतों तक पानी लाने के लिए नहर बनाने वाले लौंगी भुइया को महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने फ्री में एक ट्रैक्टर दिया। ट्रैक्टर मिलने के बाद भुइया ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सपने में इसके बारे में नहीं सोचा था। दरअसल रोहिन कुमार नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लौंगी भुइया के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, गया के लौंगी माझी ने अपने ज़िंदगी के 30 साल लगाकर नहर खोद दी। उन्हें अभी भी कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक ट्रैक्टर के। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उनको बड़ी मदद हो जाएगी। उन्होंने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए कहा, मुझे लगता है कि महिंद्रा इस आदमी को सम्मानित करने में गर्व महसूस करेगा। बता दें कि बिहार के गया जिले लहटुआ इलाके के कोठी लवा गांव निवासी लौंगी भुइया ने 30 सालों की मेहनत से 3 किलोमीटर लंबी नहर बना डाली ताकि बारिश का पानी नहर से गांव के खेतों में पहुंच सके। इससे ग्रामीणों को काफ़ी लाभ होगा। लौंगी भुइया ने नहर खोदने का काम अकेले ही किया। भुइया ने कहा, गांव के एक तालाब तक पानी ले जाने वाली इस नहर को खोदने में 30 साल लग गए। बहुत हम इम्तिहान में है, चाहिए हमारा मन पूर्ण हो, ताकि मन पूर्ण हो। उनके द्वारा उसको जाके देखा गया है और उसका एक रिपोर्ट उनके द्वारा सबमिट किया जाएगा। का लाभ सभी लोगों को मिल सके, पूरे कम्युनिटी को कैसे मिल सके, केवल सरकार से ही होनी चाहिए, लेकिन लौंगी भुइया के द्वारा ये बड़े स्केल पे ले जाके पूरे उस गांव को हम लोग बेनिफिट करा सकते हैं। महाराष्ट्र में हंगामे के बीच प्रख्यात फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मधुर की ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान यूपी में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर चर्चा भी हुई। यूपी में फिल्म सिटी की घोषणा के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने और इसके अलावा अन्य फिल्मी हस्तियों ने सीएम योगी के ऐलान की सराहना की। मुलाकात में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया। इसके अलावा रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की टेबल बुक प्रदान की। मुलाकात के बाद मधुर भंडारकर ने कहा कि जैसी फिल्म सिटी रामोजी राव हैदराबाद में है, वैसी ही नोएडा में बनने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयास शुरू किया है। इंडस्ट्री इससे काफ़ी खुश है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हम देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करेंगे। इसकी स्थापना के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगा। रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। उन्होंने इसके लिए भूमि के विकल्पों के साथ कार्य योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान का स्वागत किया और कंगना ने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए इस ऐलान की मैं सराहना करती हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुधारों की ज़रूरत है। इससे पहले हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत है जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाए। बॉलीवुड को भी इससे फ़ायदा मिल सके। फिल्म सिटी के रूप में एक काफ़ी पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। यूपी और बिहार का युवा सम्मान और स्वाभिमान से काम करना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को ये मौका दिया है। अभी तक फिल्म निर्माण के लिए मुंबई या हैदराबाद में ही मुख्य स्थान है। देश विदेश के फिल्मकार विकल्प चाहते हैं और यूपी की फिल्म सिटी एक अच्छा विकल्प साबित होगी। मैं पहले भी मिल चुका हूँ और ख़ास करके मैं लखनऊ में आया था और मुझे लगा कि यहाँ पे मिलना चाहिए। और कल उन्होंने जो घोषणा की है, बड़ी अच्छी घोषणा की है कि फिल्म सिटी जो है वहाँ पे नोएडा में बनाया जाएगा और बहुत अच्छा विज़न है। मैंने उनसे बात किया, बहुत अच्छा उनका एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जैसे रामोजी राव हमारे साउथ में है हैदराबाद में,
और उसी तरह का एक फिल्म सिटी यहाँ बनाने के उन्होंने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है और इंडस्ट्री में भी काफ़ी इससे खुशी हुई है कि इस तरह का एक फिल्म सिटी जिसके अंदर हर चीज़ का, हर इक्विपमेंट, 5 स्टार होटल, सभी जो एक हमने जैसे कहा कि वहाँ देखा है अपना रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में, तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में है। तो बहुत ही अच्छा, मैंने उनको बधाई दी इस बात को लेकर और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है।